अब ये है हमारा जावा विद सी प्लस प्लस सीरीज का लेक्चर नंबर 11, जिसमें सी प्लस प्लस के बारे में, सी प्लस प्लस का हमारा ये लास्ट लेक्चर है और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जावा, ठीक है ना। तो देखो ये वीडियो बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज हो रहा है, तो पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है। इसीलिए आज का वीडियो बेस्ड है हमारा स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स भी समझनी है तो मैंने सी में आप लोगों को बताए थे, स्टोरेज क्लासेस बताई थी, जिसमें मैंने स्पेशली स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एक अलग से वीडियो बनाया था, आप वो देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं तो भी आज का वीडियो भी हो सकता है आपके लिए इनफ हो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेमोरी एक्चुअली मिल कहाँ रही है, लोकेट कहाँ हो रही है, किस एरिया में हो रही है, वो सब देखना है तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम कहाँ पे आते हैं, हमारे स्टैटिक कीवर्ड पर आते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपको एक चीज पता है, डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, आपको एक चीज पता है कि जैसे ही हम कोई क्लास क्या करते हैं, ये क्लास मैंने बनाई है, ठीक है, क्लास का नाम एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा देती हूँ सिंपल, मैंने इसका नाम सिंपल ही दे दिया है, ओके। इसके अंदर मैंने दिया है इंट ए कॉमा बी, ओके। अब मान लिया अभी फिलहाल के लिए इसको मैं यहां पर क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा करूं कि मैं मेन फंक्शन लेती हूं, मेन फंक्शन में मैंने इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ये है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में अगर मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ सिंपल क्लास का, सिंपल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने S1, तो इस S1 को कितनी मेमोरी अलोकेट होने वाली है, तो इस S1 को मेमोरी अलोकेट होने वाली है जितने इसमें डेटा वेरिएबल्स हैं। तो इसमें डेटा क्या है, A और B है, तो इसको जो मेमोरी अलोकेट होगी कुछ इतनी अलोकेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूं S2 नाम से, तो इसको भी कितनी मेमोरी अलोकेट होने वाली है, तो इसको भी मेमोरी अलोकेट होने वाली है हमारी इतनी ही, कुछ इस तरह से। मतलब अगर मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं तो 10 को इस तरह से मेमोरी मिलने वाली है टोटल, ठीक है, इस तरह से मिलेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो मेमोरी स्पेस है बिल्कुल अलग है, इसका बिल्कुल अलग है, कोई डेटा शेयरिंग नहीं हो रही है। हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो सिर्फ यही इसको एक्सेस कर सकता है, ये इसी में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो किसी और में वो रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया स्टैटिक, मतलब मैंने एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, कुछ इस तरह से, इस सी को मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, बस डिफरेंस कितना है, मैंने आगे स्टैटिक लगा दिया है, ठीक है। तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, देखो अब मैंने S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो उसको ऐसी मेमोरी मिली, तो ऐसा नहीं है कि सी इसके अंदर आ जाएगा या सी इसके भी अंदर आ जाएगा, नहीं। सी जो है क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक है, तो उसको कॉमन मेमोरी मिलती है, कॉमन मिलती है मतलब एक ऐसा स्पेस होता है, कौन सा स्पेस आता है, होता है वो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो सी को मेमोरी अलोकेट होगी और वो जो होगी वो शेयरेबल होगी सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो शेयरेबल होगी सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब आप चाहे 10 ऑब्जेक्ट्स भी बनाओ, लेकिन वो सी जो होगा उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा, कॉमन होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग क्लासेस है, उनका खुद का अपना डेटा है, चाहे वो आप बोर्ड ले लो चाहे कुछ भी ले लो। लेकिन अगर सपोज एक पानी की केन 10 क्लासेस के बीच में है, इसका मतलब क्या है कि वो 10 के बीच में कॉमन है, सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी एक क्लास के बच्चे ने पानी पिया है तो वो दूसरी क्लास के बच्चे को भी जब आके देखेगा तो पानी कम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन है, तो कोई भी इसमें चेंजेस करता है तो वो सभी को पता चलने वाला है, ठीक है। अब सिस्टम पे आपको मैं एक प्रोग्राम बना के बताऊंगी जिसमें हम काउंट कर सकेंगे कि अभी तक किसी भी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, वो वाला प्रोग्राम हम बनाएंगे। अभी मैं सिंपली एक जो कंसेप्ट है वो समझाने के हिसाब से, सिंटैक्स समझाने के हिसाब से आपको ये चीज बोर्ड पे बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, भाई इस चीज को हमें वेरीफाई भी तो करना है कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना काम हो गया हमारा। अब हम एक काम करते हैं, चलो कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तो इसको पब्लिक ये पोर्शन लिया हमने और उसके अंदर क्या ले लिया हमने, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल और फिर यहाँ पे अब आप चाहो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेके और दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दो, या आपको जो वैल्यू चाहिए वो दे दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चलो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट डजंट मीन कि वो 0 से ही इनिशियलाइज करता है, आपको जो वैल्यू देनी है उससे आप इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद में मैं कोई यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं ले रही क्योंकि मुझे सिर्फ अभी आपके कंसेप्ट माइंड में बिठाना है और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये इतना काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन मैं बना रही हूँ, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है INC, और इस INC के अंदर मैं कर रही हूँ A को भी इंक्रीमेंट एज वेल एज B को भी इंक्रीमेंट कर रही हूँ। जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा उसका A और B दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं एक फंक्शन बना रही हूँ और हाँ यहाँ पे मैं दे देती हूँ, चलो C को भी क्या कर लेते हैं, हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक शो फंक्शन बनाते हैं जो सिंपली क्या करेगा, A B और C को क्या करेगा, शो करेगा, मतलब कि डिस्प्ले करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बनाया C आउट दिया और यहाँ पे A B और C तीनों को हम शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ A एंड डेल, और इसी तरह से आप तीनों के लिए स्टेटमेंट लिख। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे B को भी डिस्प्ले कर दिया और C को भी क्या करवा दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक और काम हमें करना है, क्योंकि ये स्टैटिक है, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक और डिक्लेरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, किसका, इस C का, ठीक है। तो वो किस तरह से किया जाता है, तो वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, स्टैटिक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ पे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, इंट लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये C जो है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, किस क्लास को वो बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, जैसे हम कोई आउटसाइड डेफिनेशन देते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है और फिर जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है और उसको जिस भी वैल्यू से मैं इनिशियलाइज करना चाहती हूँ, वैसे बाय डिफॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज होता है, या जिस भी वैल्यू से मैं इनिशियलाइज करना चाहती हूँ वो यहाँ पे हमें =10 या जो कुछ आपको देना है वो आप दे सकते हो। नहीं भी देते हो तो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो ही जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी और हम प्रोग्राम में देखेंगे ये सारी चीजें। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ऐसा ये बाहर इनिशियलाइज करने का सेंस क्या है, क्योंकि देखो बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं उनको तो हम क्लास में इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है जो इसको हम क्लास में इनिशियलाइज करें, इसीलिए इसको हमें बाहर ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे बनते हैं, ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स, आप चाहो तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे चलो सपोज हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो देखो ये S1 जैसे ही क्रिएट हुआ वैसे ही ये 10 से ये 20 से इनिशियलाइज हो गया। इसी तरह से S2 भी जैसे ही क्रिएट हुआ ये 10 से और ये 20 से इनिशियलाइज हो गया। और ये C जो है ये C किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये C किससे इनिशियलाइज हो गया है, 0 से इनिशियलाइज हो गया है। दिस इज कॉमन टू S1, S2 एंड S3, ठीक है। और ये हो गया हमारा S3 जिसमें भी A है और ये B है, दोनों ही 10 और 20 से क्या हो गई, ये इनिशियलाइज हो गई। ये अभी तक का सीन है, ठीक है। इसके आगे हम एक काम करते हैं, इस S1 के लिए INC को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा S1.INC, ठीक है। इसी तरह से हमने लिखा S2.INC, ओके। अब हम एक काम करते हैं, S3.INC लिखने से पहले हम S1 को भी शो कर लेते हैं और S2 को भी शो कर लेते हैं, मतलब डिस्प्ले कर लेते हैं इनको, और S3 को भी क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा S3.show, इतना हमने लिखा। अब अभी तक क्या हुआ है, यहाँ पे देखो S1 के लिए INC कॉल हुआ, यहाँ पे A जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। किसका A, जिसके लिए कॉल हुआ है। तो S1 का जो A है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब B भी इंक्रीमेंट किया है तो S1 का जो B है वो इंक्रीमेंट होके 21 हो गया, ठीक है। C भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये C इसका पार्ट अगर होता तो कुछ और रिजल्ट होता। अभी ये C इंक्रीमेंट होके क्या हो गया है, 1 हो गया है। क्या हो गया है, 1 हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, S2.INC को कॉल किया है। S2 के लिए INC कॉल हुआ, A इंक्रीमेंट हुआ, 11 हो गया। मतलब इसकी क्या वैल्यू थी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, S1 के A की क्या वैल्यू थी, B की क्या वैल्यू थी। ये इंडिविजुअली क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ये भी इंडिविजुअली क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। C जो इंक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, मतलब अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो गई है। अगर ये भी इसका हिस्सा होता तो C की वैल्यू यहाँ भी 1 होती, यहाँ भी क्या होती, 1 होती। हम वेरीफाई करके देखें। S1 के लिए मैंने शो फंक्शन को कॉल किया तो आउटपुट में क्या आएगा, 11, A के लिए 11, ठीक है। फिर B के लिए आएगा 21,
ओके फिर मैंने सी को भी शो किया है, तो क्या आ जाएगा, तो अभी तक सी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, S2 के लिए भी शो को कॉल किया है, तो क्या आ जाएगा 11, 21 और 2, तो 11, 21 और 2 आ गई, ठीक है। S3 के लिए मैंने शो को कॉल किया, आप चाहो तो इस शो को एक ही इंक्रीमेंट के बाद भी कॉल करके देख सकते हो, ठीक है। S3 के लिए भी मैंने शो को कॉल किया है, तो अब S3 में हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया था, तो 10, 20 और C तो कॉमन ही है, तो 2 ये आउटपुट आ जाएगा। अब आप एक काम करो, S3.inc भी करो, तो S3.inc करने के बाद S3 के भी जो ये हैं इंक्रीमेंट हो जाएंगे, और साथ में क्योंकि हमने C को भी इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अब अगर आप S3 डॉट शो या कोई सा भी डॉट शो करते हो तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 3 आएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये तो इंडिविजुअली इंक्रीमेंट हुए लेकिन ये क्योंकि कॉमन है, ठीक है, तो इसीलिए जो चेंजेस कोई एक ऑब्जेक्ट आके इसमें कर रहा है वो दूसरे को भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। इसको आप वही पानी की केन की तरह समझो कि किसी एक ने आके इसमें से पानी पिया तो वो चेंज आपको कोई और ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, क्लास में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब हम सिस्टम पे एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, हम काउंट करेंगे कि अभी तक कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बने हैं, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है, आप इस सी को इंक्रीमेंट यहाँ करने की बजाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इंक्रीमेंट अगर करोगे ना तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम सिस्टम पे देखेंगे। तो ये तो था हमारा स्टैटिक डेटा वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम उसको यूज करते हो और हम सिस्टम पे भी देखेंगे। अब एक और होता है हमारा स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, तो ऐसे फंक्शन जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वो क्या होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस होते हैं। देखो अभी तक आपने चाहे ये देखा, चाहे ये देखा, चाहे ये देखा, इन तीनों को ही देखो, ये भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, ये भी विदाउट ऑब्जेक्ट हम नहीं कॉल कर सकते, ये भी हम विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैटिक फंक्शन की बात करें तो उसको हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं। वैसे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी कॉल करें तो ऑलमोस्ट आईडीज में एरर नहीं आती है, लेकिन कोई सेंस नहीं होता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको कॉल करने की, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे फंक्शंस जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बंधे हुए नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ नहीं है, फ्री है, शेयर हो रहा है। तो वैसे ही ऐसे फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बंधे हुए नहीं है तो इसीलिए उनको कॉल करने के लिए भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हुई उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। एक और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फंक्शंस या स्टैटिक डेटा मतलब स्टैटिक चीजों को ही वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। अब देखो इस प्रोग्राम में क्या है, एक तो शो फंक्शन है जो एबीसी शो कर रहा है, मतलब नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक डेटा को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ स्टैटिक नाम से, सॉरी इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा क्योंकि अभी मैंने ना क्लास की एंडिंग नहीं की है, ठीक है। तो ये अभी हम क्लास के ही अंदर हैं, इस क्लास के ही अंदर मैंने क्या किया है, स्टैटिक फंक्शन ये लिया है जिसका नाम क्या है, शो सी है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट से किसी से बंधा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कि हम उसको क्लास के अंदर डिफाइन ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो फ्रेंड फंक्शन अलग चीज होती थी जहां हम सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करते थे क्लास के अंदर, डिफाइन हम बाहर करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या बताया, ये स्टैटिक वॉइड शो सी, मतलब ये इस क्लास के अंदर हमने लिया है लेकिन इसको हम किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं करेंगे, लेकिन हम क्लास का नाम यूज करके इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी आउट और यहाँ पे ए लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, आप रन करके देख सकते हो, ठीक है। तो ए और बी में तो एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, इस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं, मतलब इनको मेमोरी तभी मिलेगी जब कोई इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, तो उस केस में यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, मतलब एरर आएगी ही क्यों, क्योंकि ये तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल करके स्टैटिक डेटा को कॉल कर सकते हैं, को डिस्प्ले करवा सकते हैं, कुछ भी हमें करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब इसको कॉल कैसे किया जाए, तो उसके पहले आप वो जो लाइन थी जो मैंने यहाँ से हटा दी थी वो आप लिख दीजिए, कौन सी, जहाँ पे हम वो काउंट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
सी, आपको इनिशियलाइज करना है तो आप इनिशियलाइज भी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। सपोज मैंने इसको 100 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मुझे ले लेना है इंट मेन फंक्शन, ठीक है। इसका भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम में आपको सिस्टम पर बताऊंगी ही, ठीक है ना। तो अब ये हो गया मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, या चलो 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, S1 S2 और S3, ठीक है। उनका कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से कॉल होगा। ये हो गया 10, ये 20, ये 10, ये 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ठीक है। अभी ये जो C है उसकी वैल्यू क्या है, 100 है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 100 से क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, ठीक है। अब मुझे अगर कॉल करना है, देखो ये कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो गया। अगर मुझे INC कॉल करना है तो मैं S1.INC S2.INC इस तरह से मैं लिख के कॉल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कॉल करना है शो सी जो कि स्टैटिक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, S3 या S1.showC में नहीं लिखूंगी। लिख भी दूँ तो भले एरर नहीं आएगी, लेकिन वो यूजलेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी चीज को कॉल करती हूँ, क्यों कॉल करती हूँ, ताकि मैं उसके डेटा को एक्सेस कर सकूं, ठीक है। लेकिन जब हमें पता है कि हम इस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर सकते इस फंक्शन में, जैसा कि मैंने बताया ए बी लिखते हैं तो एरर आ जाएगी, तो कोई सेंस ही नहीं है ना ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करने का, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे हमारी क्लास का नाम। क्या लिखेंगे हम? क्लास का नाम लिखेंगे। इसके बाद लगाएंगे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो स्टैटिक फंक्शन है क्या है, शो सी, उसको हम कॉल करेंगे। लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करना है तो आप यहां से ऑब्जेक्ट को पास करके फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शो सी को हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। आप S1.showC या S2.showC भी लिखोगे तो मे भी एरर ना आए, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। आप क्या कर लोगे, करके बता देना कि आपने ऐसा क्या कर लिया उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करके, ठीक है। फिर अब आपका जो C की वैल्यू जो भी आप चाहो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ प्रिंट करने का है। अभी हम और देखेंगे हम क्या क्या और कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जहां आपको जिसको भी कॉल करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा स्टैटिक फंक्शन था, ठीक। अब इस टॉपिक के हम 3 प्रोग्राम्स देखेंगे। फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड का, ठीक है। अब ये है क्लास जिसका नाम हमने दे दिया है काउंटिंग, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हम एक ही स्टैटिक वेरिएबल लेंगे जो कि क्या करेगा, काउंट करेगा कितने वेरिएबल्स हमने, कितने ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं। पब्लिक सेक्शन में हम एक कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं और वो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली नाम हमें काउंटिंग ही देना पड़ेगा। इसके अंदर हमने दे दिया काउंट प्लस प्लस, जिससे क्या होगा कि काउंट की जो वैल्यू है वो ईच टाइम क्या होगी, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। इतना सा काम हमें करना है, ओके। इसके बाद में हम एक काम करते हैं, यहीं पे डिस्प्ले करवा देते हैं काउंट की वैल्यू, ताकि हमें अलग से शो फंक्शन ना बनाना पड़े। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, काउंट इंक्रीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए अभी तक वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा काम हो गया। ये हमारी क्लास की जो डेफिनेशन है ये क्या हो गई है, खत्म हो गई है। मतलब क्लास जो है वो खत्म हो गई है, ओके। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन लेना है और मेन फंक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है काउंटिंग नाम की क्लास का, ठीक है। तो सपोज हम काउंटिंग नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं कैपिटल X, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ऊपर एंडल लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर आउटपुट दिखाई दे, ओके। अब सपोज हम चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसका नाम है Y, ठीक है, ताकि 2 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो हमें पता चलेगा। और एक और चीज जो मैं ऊपर भूल गई थी, यहाँ पे भी हमें क्लास के बाहर भी डिक्लेयर करना पड़ता है स्टैटिक वेरिएबल को। तो इसका डेटा टाइप इंटीजर है। कौन सी क्लास का है ये, काउंटिंग क्लास का है। यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा और फिर यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जो वेरिएबल का नाम है काउंट। इनिशियलाइज अगर हम नहीं करेंगे तो 0 से हो जाएगा, करेंगे तो कोई बात नहीं, मतलब जिस वैल्यू से हम करेंगे उससे इनिशियलाइज वो हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं जो भी हमें नाम देना है उससे, और इसको हम रन करते हैं। शो फंक्शन की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं पे शो कर दिया है। अब देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, तो आउटपुट में आ रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2। तो जब x क्रिएट होगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 शो होगा। फिर अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो पहले हमने इसको किया कंपाइल, अब इसको रन किया तो देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या आ गया, 3 आ गया। तो ईच टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो रही है, शो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और फिर काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और काउंट शो मतलब दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर अगर हम इसको इनिशियलाइज 0 से नहीं भी करते हैं ना तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा और आउटपुट सेम ही आएगा।
अब ये है हमारा दूसरा प्रोग्राम जिसमें हम स्टैटिक का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम एक नॉन स्टैटिक मेंबर भी लेंगे। क्लास का नाम हम कुछ भी दे देते हैं। इसके बाद में हमने दे दिया सपोज एक वेरिएबल इंट ए नाम से एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है जो कि नॉन स्टैटिक है। फिर एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है सी। अब हम यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक हम। अब पब्लिक में हम चाहें तो सेट डेटा ले सकते हैं, चाहे तो हम कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तो हम चलो एक काम करते हैं, सेट डेटा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा वॉइड, फिर हमने लिखा सेट डेटा जो कि क्या करेगा, इस ए को ओनली सेट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या लिख दिया है, ए इज इक्वल्स टू एक्स लिख दिया। और इसके बाद में क्योंकि सी तो अपने आप ही इनिशियलाइज हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सी को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, एक आईएनसी नाम से फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा किसको, ए को भी और सी को भी। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं ए प्लस प्लस और फिर हम लिख देते हैं सी प्लस प्लस। अब आप देखना ही किस तरह से वर्क करता है। अब हम एक शो फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। किस किस को डिस्प्ले करेगा, ए को और सी को। तो यहाँ पे हमने लिखा सी आउट और फिर हमने लिखा ए इस। तो ए जो है, ध्यान रखना, ए को मेमोरी दोनों जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उनके लिए अलग अलग से ही एलोकेट होगी, सी को कॉमन होगी। तो सी आउट ए इस ए एंड सी इस, और फिर यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, सी लिख देना है। इतना हमने कर लिया। अब क्लास में हमें जो जो काम करना था हमारा हो चुका है, बस हमें इसको किसको, हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको बाहर भी क्या कर देना है, डिफाइन। यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन क्यों लगा रही हूँ, एन डेल की जगह हम बैकस्लैश एन भी लगा सकते हैं। ये चीज हमने सी में पढ़ी थी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंट और मेन लिख दिया हमने। मेन के अंदर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यूजिंग स्टैटिक क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक पी क्रिएट किया, एक हम क्यू क्रिएट कर देते हैं। पी के लिए भी हमने सेट डेटा को कॉल किया और वैल्यू भेज दी, सपोज यहाँ से हम 10 भेज देते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्यू के लिए भी हम सेट डेटा को कॉल करेंगे और इस बार हम भेज देते हैं 20। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, पी डॉट सेट डेटा, क्यू डॉट सेट डेटा हो गया। अब पी डॉट आई एन सी करेंगे, फिर इसके बाद हम इसी तरह से क्या करेंगे, q.inc करेंगे। तो q को भी हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद में p को हम शो करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है p.show लिख दिया। और फिर हम किसको शो करेंगे, q को शो करेंगे। तो q को भी हमने शो कर दिया। अब हमें क्या कर देना है, हाँ अब हमें इसको डिक्लेयर करना है c को आउटसाइड द क्लास। तो इंट और फिर यहाँ पे जो इस क्लास का मेंबर है, यूजिंग स्टैटिक का मेंबर है, कॉलन लगाया और नाम क्या है, c है। ठीक है ना, इसको चाहे तो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से। तो चलो हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कंपाइल। तो यहाँ पे हमने इसको किया कंपाइल, तो देखते हैं कोई एरर नहीं आई है। अब हम इसको रन करते तो यहाँ देखो 11 3 21 3 ऐसा क्यों आया है। तो अब मैं यहाँ पे ना पहले लिख देती हूँ कि कब क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, जब मैंने सेट डेटा को कॉल किया है तो ए, पी का जो ए है वो किससे सेट हो गया है, सेट हो गया है 10 से। तो ए सेट्स टू 10, किसका, पी का। यहाँ पर ए सेट्स टू 20, किसका, तो ये क्यू का। तो इन दोनों का जो है ये ए सेट हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर पी एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर क्यू। इतना हमने कर लिया। इसके बाद में जब हम आईएनसी को कॉल करेंगे ना तो पी का ए क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ठीक है, तो पी का ए बन जाएगा 11 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि पहले 1 थी अब 2 हो गई। फिर जब हम Q को आईएनसी करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो उस केस में Q का ए तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 बन जाएगा। और C जो है पहले 2 था, अब क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये हो गया 21 और ये क्या हो जाएगा, 3, 2 से 3 बन गया। पहले 2 था अब 3 बन गया, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो दोनों उसको शेयर कर रहे हैं। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद जब हम शो को कर दें तो वैसे ही आउटपुट हमें मिल रहा है। तो देखो जैसे अभी बताया था उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें मिल रहा है। अब हम एक काम करते, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सी जो है कॉमन है दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसीलिए जो भी एक भी चेंज कर रहा है तो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्यू डॉट आई एन सी को ना मैं पी को शो करने के बाद में यहाँ पे क्यू डॉट शो आई एन सी को करती हूँ। तो अब देखो क्या चेंज, तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, अब देख सकते हैं 11 to 21 3 आउटपुट आया है। ऐसा क्यों हुआ है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस लाइन को पहले मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो
अब आप आउटपुट एक बार खुद एनालाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम स्टैटिक फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम स्टूडेंट की सपोज डिटेल्स रख रहे हैं, एक है रोल नंबर और दूसरी है मार्क्स, जो कि दोनों स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगी, तो ये नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक में हम दे देते हैं एक कॉलेज का नाम, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है जो कि कॉलेज का नाम मुझे देना है, तो मैंने सपोज कॉलेज लिख दिया। और दूसरा मैंने क्लास अगर हम लिखते हैं तो क्योंकि ये कीवर्ड है तो यहाँ पे क्लास की बजाय मैं लिख देती हूँ स्ट्रीम, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, दोनों स्टूडेंट्स की कॉमन होने वाली हैं, क्योंकि हम एक ही क्लास की डिटेल स्टोर कर रहे हैं, तो इनको मैंने स्टैटिक रख दिया है। इनके लिए मैं सेपरेट मेमोरी नहीं एलोकेट करवाना चाहती हूँ। अब पब्लिक पोर्शन में मैंने सपोज हम कंस्ट्रक्टर ही यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यूजिंग स्टैटिक लिख दिया हमने। अब हमें दो वैल्यूज को इनिशियलाइज यहाँ पे करवाना है, क्योंकि दोनों ही हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होंगी। एक होगा हमारा RNO रोल नंबर, और दूसरा क्या होगा हमारे मार्क्स, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया RNO इज इक्वल्स टू R लिख दिया हमने। इसके बाद मार्क्स इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, M लिख दिया। ये सब तो बहुत ही कॉमन चीज है, आपको पता ही है। इसके बाद में अब ना हमें दो फंक्शंस बनाने हैं, एक है स्टैटिक फंक्शन बनाना है और एक नॉर्मल। तो यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया वॉइड शो, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉन स्टैटिक, मतलब जो नॉन स्टैटिक डेटा को क्या करेगा, शो करेगा, जो कि रोल नंबर और मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट, और यहाँ पे RNOS, और यहाँ पे हम लिख देंगे RNO। हमारा जो RNO नाम का वेरिएबल है उसको हमने लिख दिया, एंड L लिख दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सी आउट, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया मार्क्स इज, या मार्क्स इज इक्वल्स टू, जैसे आपको लिखना है लिख लो, और यहाँ हमने लिख दिया मार्क्स, ठीक है ना, एंड L हमने लगा दिया। इसके बाद में ये अब हम क्या करते हैं, स्टैटिक डेटा को शो करने के लिए एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन है। तो वॉइड शो स्टैटिक या शो जनरल, जैसे आपको चाहिए आप उसका नाम दे दीजिएगा, जो जनरल डिटेल्स हैं इसलिए मैंने जनरल नाम दे दिया है। सी आउट, और फिर यहाँ पे हमें क्या शो करना है, कॉलेज को शो करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलेज नेम, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हमारा कॉलेज का नाम है COLLEGE लिख दिया हमने, सी आउट। और फिर क्या है हमारा स्ट्रीम, तो STREAM ये, और यहाँ पे जो भी हमारा कीवर्ड मतलब जो हमने डिक्लेयर किया था वेरिएबल, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो \n लगाओ, एंडल लगाओ, या आपके ऊपर है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो लगा सकते हो। अब हम क्या करें, अब हम हमारे मेन फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम नीचे आएंगे और हमारे मेन फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम एक काम करते हैं, हमारा जो ये थे कौन से स्टैटिक वेरिएबल्स थे उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं इन दोनों को। तो स्ट्रिंग है, दोनों ही स्ट्रिंग्स हैं, यूजिंग स्टैटिक को बिलोंग कर रहे हैं। पहला है कॉलेज, तो यहाँ हमने कॉलेज दे दिया, इज इक्वल्स टू मैंने MU से क्या कर दिया है, इसको इनिशियलाइज कर दिया कि कॉलेज है हमारा MU। फिर दूसरा भी स्ट्रिंग है, यूजिंग स्टैटिक हमें लिख देना है। फिर दूसरे वेरिएबल का नाम क्या था, स्ट्रीम था, तो स्ट्रीम लिख दिया, और उसको मैं बीटेक से इनिशियलाइज कर देती हूँ, ठीक है। तो स्ट्रीम है स्टूडेंट्स की बीटेक। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन हम लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और क्योंकि अब हमें देखना है कि कंस्ट्रक्टर है कि क्या है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर ही लिया है। तो एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते एक बार हम, क्या है कंस्ट्रक्टर, देखिए क्या है, कंस्ट्रक्टर ही है, सेट डेटा नहीं है। तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया है हमने, पैरामीटर्स पास कर दिए। तो रोल नंबर में 11, मार्क्स में 45। इसी तरह से दूसरा भी हमने बनाया ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टैटिक नाम का यूज करके y, और यहाँ पे रोल नंबर दे दिया, और यहाँ पे इसके मार्क्स दे दिए स्टूडेंट के, ठीक है। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है इनिशियलाइज हो गए हैं। अब हम x के लिए पहले जो जनरल डिटेल्स है ना, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जनरल डिटेल स्टैटिक फंक्शन को अगर हमें क्या करना है, कॉल करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं, हमने क्लास का नाम यूज किया है कॉल करने के लिए। फिर मैंने ऑब्जेक्ट की हेल्प से शो स्टैटिक मेंबर्स, जो शो स्टैटिक नाम का नॉन स्टैटिक नाम का फंक्शन था उसको कॉल किया है, उसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कॉल करेंगे, क्लास की हेल्प से नहीं करेंगे। रीजन मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बता दिया था, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सी आउट लिख देते हैं, ताकि यहाँ पे हम बता सके भाई कौन से स्टूडेंट के लिए। तो फॉर स्टूडेंट 1, ये x नाम का जो है, x नाम के ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे हम लिख देते हैं फॉर स्टूडेंट 2, तो जिससे हमें पता चलेगा कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फॉर स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिख दिया
2 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल हमने किया, एरर आई है क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, जबकि क्या आएगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। तो यहाँ पे इस डॉट को हटा देना है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देना है। एक और एरर आई है क्योंकि यहाँ पे मैं स्टैटिक लिखना, जो मेरा शो जनरल था उस पर मैं स्टैटिक लिखना भी क्या भूल गई हूँ। तो मुझे वहां पे क्या लिख देना है, स्टैटिक लिख देना है। जो मेरा शोज जनरल नाम का मेथड था उसके आगे मुझे क्या लिख देना है, स्टैटिक लिख देना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, स्टैटिक लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हम क्लास की हेल्प से कॉल कर रहे हैं। तो और वैसे भी ये स्टैटिक ही है। अब देखो क्या आ रहा है, पहले जनरल डिटेल्स आ गई हैं, फिर स्टूडेंट 1 की नॉर्मल डिटेल्स आ गई, उसकी पर्सनल डिटेल्स, और स्टूडेंट 2 की भी पर्सनल डिटेल्स क्या हो गई हैं, डिस्प्ले हो गई हैं। ओके,